हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक एवं सहायक का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है भौतिक विज्ञान के टॉप एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई को दोगुना कर देने पर किस प्रकार परिवर्तित होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दोगुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है 2 गुना हो जाएगा। चलिए इसको समझिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए यदि तार की जो लंबाई है दुगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। पूरी व्याख्या के साथ इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चन है उनको समझने वाले हैं ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों का घनत्व और तापमान जो है लगातार बदलता रहता है, जिनसे उनका जो अपवर्तनांक है वो भी बदलता है। जब तारों का प्रकाश इन परतों से होकर के गुजरता है तो उसका जो लगातार क्या होता है, अपवर्तन होता रहता है और इसी कारण से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि जो हेडलाइट्स है उनमें शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, द्विफोकसीय लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस पर जब कोई प्रकाश रोधी बल्ब रखा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर के बहुत दूर तक जाती है, इसलिए हेडलाइट्स और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपको पूछे कि वाहनों के जो दर्पण है, जो पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं, उनमें साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका उत्तल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य वयस्क मानव आंख से कितनी होती है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, अनंत या फिर 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 सेंटीमीटर। बिना किसी तनाव के आंख से जिस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को बिल्कुल साफ देख सकता है उसे स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। एक सामान्य आंख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग करके उस दोष को ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समलोत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं जो है साफ दिखती परंतु दूर की नहीं। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करती है, फैला करके प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है और इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। समांतर क्रम में, उच्च गलनांक, श्रेणी क्रम, निम्न गलनांक, श्रेणी क्रम में उच्च गलनांक या फिर किसी भी क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रेणी क्रम में और निम्न गलनांक में। चलिए इसको समझिए। सुरक्षा के लिए फ्यूज तार को हमेशा मुख्य लाइन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है ताकि परिपथ में यदि शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो तो तुरंत वो जो है पिघल करके टूट जाता है, जो उपकरण है वो सुरक्षित बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर एमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत मीटर जो है कहा जाता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे कि पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। इसके विपरीत जो विद्युत जनरेटर है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर बदलता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पानी या आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का घूर्णन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश जब जो है वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के महीन कण कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले रंग को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। इस बिखरे हुए नीले रंग के प्रकाश के कारण आकाश और समुद्र का जो रंग है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर, जूल, वाट या फिर डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायोप्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से दर्शाते हैं। ये जो है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की यहाँ पर ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के किस नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो जड़त्व के नियम प्रथम नियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएं। इसी को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का ऊपर उड़ना या बंदूक से गोली पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो ये जो है देख सकते हैं, गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट में गैस नीचे की तरफ जो है तीव्र गति से निकलते हैं, क्रिया होती है, जो रॉकेट को ऊपर की धकेलती है, क्या हो जाता है? आपका प्रतिक्रिया। और ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी क्या होता है? यहाँ पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुवों पर या फिर हर जगह समान होता है? तो कोई भी वस्तु है उसका भार पृथ्वी के कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुवों पर। भार और गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर निर्भर करता है। पृथ्वी के आकार के कारण जो है ध्रुवों पर जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है किसने प्रतिपादित यहाँ पर किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या फिर थॉमस एडिसन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने जो है यहाँ पर क्या दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को बल से आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम या फिर किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर क्रम में। घरों के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं ताकि सभी उपकरण को समान वोल्टेज मिल सके और यदि उपकरण खराब या बंद हो तो बाकी उपकरण पर कोई फर्क न पड़े। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर गैर यांत्रिक तरंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं क्योंकि इनके माध्यम के कण तरंग चलने के लिए दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरती तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग या फिर हरा रंग? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंगनी रंग। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, वर्ण विक्षेपण इसको कहा जाता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है इसलिए इसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ये जो है विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार उपकरण में मुख्य रूप से किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई और छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? अवरक्त तरंगे, परश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे या फिर रेडियो तरंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परश्रव्य तरंगे। सोनार में जो है उच्च आवृत्ति वाले परश्रव्य तरंगे यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक का उपयोग किया जाता है। ये तरंग पानी में लंबी दूरी तय कर सकती है और किसी नीचे वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है जिससे दूरी का हमको पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश यहाँ पर सदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है? दूरी, चाल, बल या फिर कार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी बल। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए मात्रा, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दूरी, चाल और कार्य जो है अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 0 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस या फिर -4 अंश सेल्सियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 अंश सेल्सियस। पानी का एक अनोखा गुण होता है जिसे क्या बोला जाता है? जल का असामान्य प्रसार। जब 4 अंश सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम और उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर काम करता है। ये बिना आवृत्ति वाले बदले उच्च एसी वोल्टेज को निम्न या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एलटी में बदलने का कार्य करता है।
यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट भौतिकी के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।